हेलो दोस्तों। आज का ये वीडियो जो है वो डेडिकेटेड रहेगा आरओ एआरओ के एग्जाम को। और इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इस वीडियो से सिर्फ आरओ और एआरओ वालों का ही भला होगा। स्टेट पीएससीएस वाले, एसएससी वाले और पैट का वो एग्जाम जो अभी आने ही वाला है, वो लोग भी इस वीडियो का लाभ बराबर मात्रा में उठा सकते हैं। इस वीडियो का पहला मुद्दा और जरूरी मुद्दा तो ये है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट या फिर टॉपिक है जिसे खत्म करने के बाद हम लोग जो है वो 20 से 25 नंबर आर ओ ए आर ओ में आराम से स्कोर कर सकते हैं। और सिर्फ आर ओ ए आर ओ में नहीं, 15 से 20 नंबर तो पेट में भी उससे आते ही आते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी कि भाई साहब इसे करेंगे कैसे। पहला तो फाइंड आउट करना कि वो टॉपिक कौन सा है, दूसरा प्रोसेस फाइंड आउट करना कि उसे अकम्प्लिश्ड कैसे किया जाएगा। अगर ये जानना है तो भाई साहब इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना पड़ेगा। शुरुआत में तो बताया जाएगा कि वो टॉपिक कौन सा है और एंड तक आते आते आपको उस प्रोसेस के बारे में पता चलेगा। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी तो उस प्रोसेस के बारे में आप जानते जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप इस वीडियो का 100% लाभ उठा सकते हैं। चलिए तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, यहाँ पे क्या है, एनालिसिस किया हुआ है कि किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का आया हुआ। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस का एनालिसिस पहले वाली वीडियो में कर ही चुका हूँ। इससे यहाँ पे हम सिर्फ देखेंगे ज्योग्राफी के बारे में। वो जिस टॉपिक की बात कर रहे थे वो है ज्योग्राफी। इससे पिछले एग्जाम में 24 मार्क्स का आया था ज्योग्राफी से। और बहुत ही ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल लप्पू ही रहेगा और ना ही ऐसा रहेगा कि भाई साहब की कर ही नहीं सकते। थोड़ी भी मेहनत अगर हम लोग करेंगे, कितनी, थोड़ी भी मेहनत अगर हम लोग कर लेंगे तो गुरु 18 से 22 क्वेश्चंस, या ये मान के चलो अगर 20 ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो 15 क्वेश्चंस तो कहीं नहीं गए। ज्योग्राफी बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल, इसको याद करना भी आसान है। इसमें तो आ गए देखो 24 क्वेश्चन। इससे पिछले वाले में ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया से कितने 20 से 22 क्वेश्चन इसमें थे। लेवल इनका वही है, इजी टू मॉडरेट। अगर 20 क्वेश्चन आते हैं तो लमसम 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो इजी होते हैं और 8 क्वेश्चन मॉडरेट हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं तो ऐसा भी होता है, देखो पेपर एग्जामिनर जो भी पेपर सेट करता है उसमें अगर उसको इजी पेपर बनाना वो 50% ईजी कर देगा, 30% मॉडरेट कर देगा और 20% कर देगा टफ। कभी भी पूरा पेपर इजी नहीं होता, पूरा मॉडरेट नहीं होता और पूरा टफ नहीं होता। अगर इसी पेपर को उसे टफ करना है तो यहाँ हार्ड क्वेश्चंस की तादाद बढ़ा देगा वो और इधर घटा देगा। 30 इजी कर देगा, 30 उसने मॉडरेट कर दिए, 40 टफ कर दिए। यही पेपर हो गया टफ और कट ऑफ आ गई नीचे। और यही अगर पेपर थोड़ा इजी या मॉडरेट रहता तो कट ऑफ ऊपर। ये फंडामेंटल होता है आपका एग्जामिनर का एग्जाम पेपर सेट करने का। और जहाँ तक रही यूपी पीएससी जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है, भाई साहब कोई भी ले लो, इवन सिविल्स का भी उनके, ठीक है, 6 से 7 क्वेश्चन तो उन्हें मिनिमम गलत देने ही देना है, इतने वो गलत देता ही देता। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 5 क्वेश्चन से कम जो है वो गलत उनके निकलते होंगे। हमेशा 5 6 7 5 6 7 इतने क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। तो आप लोग ये मान के चलो कि अटेम्प्ट तो करोगे। पिछली बार क्या 120 के आसपास कट ऑफ चल रही है और अभी जाएगी, ये मान के चलो अगर सेफ स्कोर करना है तो 135 से 140 के बीच में अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि इस बार कंपटीशन रहेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल भी हल्के में लेके मत चलो, कंपटीशन रहेगा बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चे भरेंगे, लगभग 5 से 7 लाख बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे। और ये भी मान लो कि चुनाव आ रहा है भाई साहब, ये वैकेंसी निकाल ली तो निकाल ली, नहीं तो आप भी देख रहे हो कि पिछले टाइम में कितनी ही वैकेंसी आ गई है और कितने पे ही अभी जो है पोस्टिंग हो गई है लोगों की। समझ में आ रही है बात। पहले इसकी 180 के आसपास या कुछ समथिंग पोस्ट थी ना, अभी बढ़ के ये 441 हुई हैं। तो भाई साहब अच्छा मौका है और इससे भी आगे बढ़ने के चांस है। सारे बच्चे देंगे, यूपी तो खुला भंडारा है कि यूपी में यूपी वाले भी देंगे, एमपी वाले भी देंगे, आजू बाजू वाले भी देंगे, तो कंपटीशन होगा टफ। समझ में आ रही है बात। चलो तो आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या करेंगे, पहले करेंगे पीवाईक्यू का एनालिसिस। ये फाइंड आउट कर लें, क्या फाइंड आउट कर लें, ये फाइंड आउट कर लें कि क्वेश्चन जो है वो फ्रेम कैसे हो रहे हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये फाइंड आउट कर लें कि कौन से सब्जेक्ट में भी कौन से टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है।
फिर उन टॉपिक्स की आप एक लिस्ट बना के उन टॉपिक्स को एक बार थोरोली खत्म कर लिया जाए, है ना, ढंग से खत्म कर लिया जाए किसी भी एक बुक से या फिर वीडियो लेक्चर से। उसके बाद दनादन टेस्ट, टेस्ट तो रुकने ही नहीं चाहिए। जितनी भी प्रैक्टिस करनी है, मान लो आपने वो टॉपिक खत्म भी नहीं कर रखा ना, फिर भी डेली 10 क्वेश्चन तो लगाओ, ये मिनिमम है। और वो सिर्फ मैं अभी के लिए बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस की तादाद बढ़ती रहेगी, क्योंकि 3 महीने मुश्किल से हैं, 3 मंथ मुश्किल से हैं। इनमें आपको सिलेबस खत्म करके और प्रैक्टिस करनी है। समझ में आ रही है बात? चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम ज्योग्राफी का कि कह क्या रहा। 2 लिस्ट दे दी गई हैं और कैपिटल पूछ रहा। ये क्वेश्चन आता है इजी वाली कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में? इजी वाली कैटेगरी में। आपको सिर्फ पता होना चाहिए, आप इसे कर लोगे। अब ये देखो, यहां पे देखते हैं अटेम्प्ट कैसे करना है इसको। साउथ वेल की जो कैपिटल सिटी है, प्रोविंसेस है ऑस्ट्रेलिया के, और क्या है, कैपिटल सिटी है। तो साउथ वेल्स की जो कैपिटल सिटी होगी तो वो क्या होगी, ये मुझे पता है कि ये सिडनी होगी। जैसे ही मुझे पता चला कि ए का जो है वो सेकंड है, तो मेरे लिए ये ऑप्शन गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि शुरुआत में दो सिर्फ दो में ही है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना हमको, हार्ड वर्क गधा मजदूरी नहीं करनी है। अब ये देख रहे हैं कि एक तो दोनों में सेम है, तो यानी इसका काट दो, इसका पता है नहीं पता मतलब नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या देखना, या तो हमें विक्टोरिया की पता हो या फिर हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पता हो कि क्या होगी। तो जैसे मुझे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की पता है कि उसकी पर्थ होगी, और डी का 3 कहाँ पे है, तो डी का 3 है यहाँ पे, ये सही। अब देख लो, अगर मुझे ये दो नहीं भी पता थे तो भी मेरा आंसर जो है वो आगे अभी हम देखते हैं कि क्या बैठेगा। आंसर मैंने टिक कर दिया है। ऐसे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, यही जल्दी होगा। एक एक को मिलाने बैठोगे और आपको एक नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। तो आंसर क्या है, देखो सी है। न्यू साउथ वेल्स की क्या हो गई, सिडनी। क्वींसलैंड की ब्रिस्बेन। विक्टोरिया की मेलबर्न। और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की, साउथ ऑस्ट्रेलिया की क्या होगी, पर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा। ये कहाँ से आ गया आपका, टाइगर रिजर्व से। टाइगर रिजर्व देख लो, नोट कर दो इसे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, बायोस्फेयर रिजर्व। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनना ही बनना है। जहां पे भी ज्योग्राफी लिखा हुआ आ गया तो यहां से सवाल आना ही आना है। आ रही है बात समझ में? चलो तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स इज नॉट सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो बांधव भी मध्य प्रदेश में है, कान्हा भी मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और जहां तक ख्याल है संजय दुबरी, वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो भाई साहब इसका जो आंसर होगा सही वो होगा ए, अमनगढ़। क्योंकि ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये यूपी में है। और मेरे ख्याल से ये छोटा है, काफ़ी छोटा है, 90 से 95 के आसपास वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। जहाँ तक ख्याल है 95 है। चलो तो आगे आंसर देखते हैं। तो देखो, अमनगढ़ बाघ अभयारण्य यूपी में है, और कहाँ है, बिजनौर जिले में है। अब देखो, बिजनौर जो जिला है ना, ये ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न इंडिया की जो मेन रिवर है ना, गंगा, गंगा जी है ना, गंगा जी बोलते हैं, गंगा जी। ठीक है, तो वो यूपी में एंटर करती है बिजनौर से, तो बिजनौर इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता। ओके, और बिजनौर में गंगा बैराज भी है आपका, फेमस है, बिजनौर वाले जानते ही होंगे। तो देखिए 95 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है। इसे कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के बफर क्षेत्र के रूप में भी घोषित किया गया है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय दुबरी अभयारण्य कहाँ है, मध्य प्रदेश में। देखो, जिम कॉर्बेट जो है वो आपका, वो कहाँ है, यूके। इंग्लैंड वाला यूके नहीं गुरु, उत्तराखंड अपना। ठीक है, तो उसका जो कुछ एरिया है वो यूपी में लगता है। ठीक है, अब वो बिजनौर जिले से भी लगता है। तो बिजनौर का जो बफर क्षेत्र है ना जिम कॉर्बेट का, देखो बेसिकली बफर क्षेत्र क्या होता है, बफर क्षेत्र वो होता है कि ये हो गया आपका कोर एरिया। ठीक है, जितने में हमने जिम कॉर्बेट डेडिकेटेड कर दिया गया, और जहाँ से रिहायश और नेशनल पार्क मिलना शुरू हो जाए, जहाँ पे भी दो एरियो का क्या हो, ट्रांजिशन हो, उसे बफर एरिया कह देते हैं। कैसा? दो एरियो का ट्रांजिशन हो तो उसे क्या कह देते हैं, बफर, या रिहायशी, और ये आपका नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का एरिया। ठीक है, और ये जहाँ पे उन दोनों की बाउंड्री मिलेगी उसे क्या कह देंगे, बफर एरिया। ठीक है, बफर एरिया के बारे में समझ में आ गया। बिजनौर से गंगा जी एंटर करती है, ये समझ में आ गया।
और जिम कॉर्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में है, ये देख लिया। और ये बांधव कान्हा संजय दुबरी ये कहाँ है? एमपी में है, ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसे एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन ड्राइव कर लिए हमने। अब ये देखो, इसका ले लेना स्क्रीनशॉट या फिर कर लो जूम करके देख लो। उत्तराखंड में आपके 2 टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट और राजा जी। राजा जी जो है इसका कुछ एरिया जो है बाबू लोग ये लगता है सहारनपुर से भी, ठीक है। जैसे बफर क्षेत्र मान लेते हैं ना, तो राजा जी का कुछ एरिया सहारनपुर में भी लगता है, लेकिन जो इसका मेन एरिया जो कोर एरिया है वो उत्तराखंड में है, इसलिए इसे उत्तराखंड में हम लोग डालते हैं, ठीक है। अब क्या है, उत्तर प्रदेश में कौन कौन से है? दुधवा टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है और रानीपुर है। इसके आगे दे रखे हैं सन। इसका ले लेना स्क्रीनशॉट। पूरे इंडिया में जितने भी टाइगर रिजर्व हैं इसमें मेंशन है और पढ़ लेना। अगर मैंने सारे पढ़ाने शुरू कर दिए तो ये लेक्चर हो जाएगा खामखा में लंबा चौड़ा, उतना लंबा चौड़ा हमें करना नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। बिल्कुल ध्यान से करके जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, रट डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा वहां से। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, क्वेश्चन को पढ़िए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। देखो कोल बेस्ड जितने भी पावर प्लांट होंगे वो कैसे होंगे? थर्मल होंगे। और क्या करोगे? कोयले से पानी गर्म करके तभी तो चलाओगे, है ना। तो थर्मल होंगे वो सारे। तो क्या पूछ रहा है ये? उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, यहाँ पे गौर देने वाली बात है, कई बार यहाँ नहीं हो जाता है, नोट आ जाता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ध्यान रखेंगे। कितने सवाल तो मेरे गलत हुए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे नहीं लिख रखा है कि नहीं लिख रखा। आओ ऑप्शन देख लेते हैं। तो डार्लीपाली, दादरी, सिंगरौली और विंध्याचल, तो कौन सा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है? लगाओ इसका फटाक से, पट्ट से हेडशॉट मारो इसमें, ठीक है। चलो तो आंसर देखते हैं कौन सा है। बी आंसर जो आपका दूसरा और तीसरा है, ठीक है, वो जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? दादरी और सिंगरौली उत्तर प्रदेश में स्थित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। डार्लीपाली आपका कहाँ हो जाएगा? उड़ीसा में। और विंध्याचल कहाँ हो जाएगा आपका? मध्य प्रदेश में। विंध्याचल वहां से भी लगा सकते थे कि विंध्याचल जो श्रेणी है वो एमपी में आती है। तो यहाँ से थोड़ी बहुत अगर आपको नॉलेज होती है तो ऑप्शन एलिमिनेट करने में ना आसानी हो जाती है बच्चा, ठीक है। और डार्लीपाली तो मतलब बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये यूपी में होगा, ऑल्दो मैं बिल्कुल डम साउंड कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कई बार ऐसे क्वेश्चन निकल जाते हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में आपके कितने हैं ताप विद्युत संयंत्र केंद्र, थर्मल पावर प्लांट कोल बेस्ड? 5 हैं। कौन कौन से? सिंगरौली है, दादरी है, रिंद है, फिरोज गांधी है, ऊंचाहार है, ठीक है। कितना हो गए ये? 5 हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन से देश जो हैं वो बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। आ गया? नहीं है तो गौर से देखेंगे, ठीक है। नोट नोट पे ध्यान रखेंगे, गांधी वाले नोट पे तो रखना ही रखना है, साथ में इन नोट पे भी रखना है। इन नोट पे ध्यान नहीं रखा तो गांधी वाले नोट नहीं मिल पाएंगे बच्चा, ठीक है। तो चलो देख लो कि बाल्टिक सागर के तट पे कौन सा नहीं होगा स्थित इनमें से। जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर होना चाहिए, देखो मुझे नॉर्वे का तो पक्का पता है कि नॉर्वे तो नहीं है, क्योंकि नॉर्डिक कंट्री बिल्कुल अलग है। तो नॉर्वे नहीं है, तो बस मुझे इतना ही पता होना चाहिए, मुझे इन सब का भी नहीं पता होने की जरूरत नहीं है। लातविया, पोलैंड, रशिया, स्वीडन, मुझे सिर्फ नॉर्वे पता था, मैं इससे लगा लूंगा कि नॉर्वे तो नहीं है। तो स्वीडन दे रखा है, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 2 पेयर में है। तो मेरा आंसर है डी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपने इसका आंसर क्या दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो देखो भाई साहब सही निकल गया, हुर्रे। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देश जो हैं वो कौन कौन से? तो डेनमार्क है, ठीक है, फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, स्वीडन है, आपका ईस्ट जर्मनी है, पोलैंड है और रूस है। नॉर्वे की सीमा जो है बाल्टिक सागर से नहीं लगती। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर की एक शाखा है, ठीक है, देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। स्वीडन, ये आपका हो गया बाल्टिक सी। स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, ये जो इतना एरिया दिख रहा है ना भाई साहब, ये बाल्टिक सी से लग रहा है रशिया का, तो रशिया, ठीक है। एस्टोनिया, लातविया, यूथेनिया, ये रशिया ऑक्यूपाइड टेरिटरी है। ये पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, याद कर लो। बाल्टिक सी हो गया आपका, ब्लैक सी के इर्द गिर्द जितने भी आपके सी हैं, ठीक है, उनके आसपास, और जो सी करंट अफेयर में है, ठीक है, पिछले 1 साल से लेके 6 महीने, इसमें इससे ज्यादा का करंट अफेयर नहीं पूछता, ठीक है। और जो कंटेम्प्री में भी है,
जिनका चलता ही जा रहा है पिछले 4-5 साल से, जो बार बार न्यूज़ में आ रहा है, ठीक है। जितनी भी ज्योग्राफिकल लोकेशंस है, सी है, जिन सीज में आपकी एक्सरसाइजेज हो रही हैं, ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेज हो रही हैं, मल्टी, ठीक है, तो वो उसके आसपास की कंट्रीज याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने के चांसेस उनके बहुत ज़्यादा है। जैसे इसकी ट्रिक है, रूट जर्मनी, सेल पोलैंड एंड फिनलैंड। तो यहाँ पे आपका बाकी स्क्रीनशॉट खींच लो या फिर जूम करके देख लो या फिर नोटबुक में नोट कर दो इसे धड़ाक से। ओके, अभी नाटो चल रहा है और ब्लैक सी आपका जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसके आसपास की कंट्रीज घोट के चले जाना, चांसेस हैं शायद आ जाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब कैटेगरी ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब क्या है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा इनमें से भाग नहीं है। नहीं ना छोड़ा हमें, तो कौन सा नहीं है? देखो, माउंटेन माउंटेन बोल रहा हूँ मैं, माउंटेन। माउंटेन लैंड पे ही होगा, पानी में तो माउंटेन ना गिर रहे तुम्हारे, तो माउंटेन तो नहीं होगा भाई साहब, मतलब आंसर नहीं हो सकता, पार्ट है ये। मरीन, मरीन बिल्कुल नहीं होगा, मरीन तो बिल्कुल वाटर वाला सीन है भाई साहब, मैं पानी पानी हो गई वाला, तो मरीन आंसर इसका सही है। लो लैंड में लैंड आ गया है, सेमी एरिड, एरिड वेरिड सब लैंड से रिलेटेड होते हैं, तो ये तीनों तो हटा दो, इसका आंसर है आपका बी सही। ये देख के हो जाने वाला क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। मरीन आ गया तो मतलब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का तो पार्ट हो ही नहीं सकता वो। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना भाई साहब, मैं तक जाऊंगा इसे पढ़ के, एक्सप्लेनेशन पढ़ लो पॉज करके। आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू त्रिशूल पीक, तो जितनी भी आपकी हो जाती हैं पीक्स, पर्वत, पहाड़, नदियां, नदी, नदी का आपका बेसिन, सिंचाई वाला एरिया, ठीक है, नदी बेसिन, दर्रे, जितने भी दर्रों को बोल देते हैं पासेस, ये नेशनल हाईवे कहाँ कट रहे हैं, क्या कट रहे हैं, और कौन सी लाइन अक्षांश या देशांतर किन शहरों से निकल के जा रही है। घोट के भी जाओ इन्हें। नेशनल हाईवे तो कम पूछे जाते हैं, इतना ज़्यादा नहीं पूछे जाते, लेकिन पहले बहुत पूछे जाते हैं थे, कुछ भरोसा नहीं है कि पूछ ले। तो पर्वत, नदी, नदी बेसिन, दर्रे, ठीक है, नदियों की ट्रिब्यूटरीज, उनकी सहायक नदियाँ घोट के पीने हैं बिल्कुल तसल्ली से, और उसमें भी बिल्कुल क्या फैक्ट, हार्डकोर फैक्ट, बिल्कुल हार्डकोर से कुछ और मत समझ जाना, हार्डकोर फैक्ट बिल्कुल जो उनके फैक्ट हैं, ठीक है। उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो करो, मैं डेली फैक्ट डालता हूँ वहाँ पे, तो रटना ही रटना है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, त्रिशूल शिखर के बारे में पूछ रहा। इट इज सिचुएटेड इन बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। द पीक इज मोर देन 750, जहाँ तक मेरा ख्याल है नंदा देवी की है 750 से ज़्यादा, ठीक है। इस पर मुझे डाउट है, क्योंकि भाई हार्डकोर फैक्ट मैंने रखने रखा है, इस पर मुझे डाउट है। देखो, मैं बिल्कुल वैसे ही करवाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें ये अटेम्प्ट, जैसे तुम एग्जाम में देखोगे क्वेश्चन को। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं पता, लेकिन एग्जाम में जो बिल्कुल पक्का भी पढ़ा होता है ना, तो एक बार क्वेश्चन देखने के बाद इतना प्रेशर होता है ना कि आदमी डाउट में आ जाता है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे होगा। अब जहाँ तक रहे बागेश्वर वाली बात आ गई, तो ये मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें आता है, लेकिन इसका नहीं पता। तो लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन में तो भाई पहले जाएंगे, ये तो कट गया, नाइदर वन नॉर टू, ठीक है। इसमें मुझे डाउट है, एक मेरा कंफर्म है, तो या तो ये हो सकता है, ये भी कट गया, या सी हो सकता है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं, हमारा आंसर क्या होगा। आंसर क्या है हमारा? ए। बोला था कि डाउट है। ये देखो, त्रिशूल जो है आपका वो है 712 मीटर का, और त्रिशूल के क्या है, दो भाई बहन और हैं, त्रिशूल फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे रखा है इनको। और ये सारी की सारी जो आपकी श्रेणियां हैं, ये उत्तराखंड में आने वाली श्रेणियां हैं। लिख लो इनको अपनी नोटबुक में, वैसे तो याद रहेगा नहीं, लेक्चर देख के आगे बढ़ जाओगे, तो इन्हें बेटर ये है कि लिख लो। ऑल्दो मैं इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। त्रिशूल पश्चिमी कुमाऊं की तीन, ये पश्चिमी कुमाऊं याद रखना, इस पे एक और मसला है जो डिस्कस करना। तीन हिमालय पर्वत चोटियों का एक समूह है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? त्रिशूल 712 मीटर, और तीन चोटियों को भाई बहन नाम दिया गया। त्रिशूल समूह नंदा देवी अभयारण्य को घेरने वाली चोटियों के वलय के दक्षिण पश्चिमी कोने का निर्माण करती है। वलय का मतलब होता है इंग्लिश वालों कर्व, कि जिसको घिराव किया जाए। दक्षिण पश्चिम आपका साउथ और आपका वेस्ट,
कोनों का निर्माण करता। जैसे कि आपका नंदा देवी वन अभयारण्य अगर मैं इसको मान लूँ, तो ये क्या हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इस यहाँ पे त्रिशूल की 3 श्रेणियां हैं। ओके, समझ में आ गई बात? तो चलो आगे देखते हैं। ये नंदा देवी याद रखना। हाँ, और तुम्हें याद रखने को मैंने क्या कहा था, ये क्या बोलते हैं आपका, ये याद करने को कहा था ना कि कुमाऊं। यूपीएससी के एग्जाम में कब की बात है ये, सन 2023 नहीं 22 में एक सवाल आ गया था। देखो पहले सवाल तो ये आता था, जो आपका नंदा देवी पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे है, तो ऑब्वियस है वो यूके में है, उत्तराखंड वाला यूके। ठीक है, लेकिन यूपीएससी ने देखो घुमा के सवाल क्या पूछा कि उत्तराखंड के भी वो गढ़वाल हिमालय, 2 हिमालय श्रेणियां हैं उत्तराखंड में, गढ़वाल हिमालय और कुमाऊं, उत्तराखंड वाली रेंज को बोल देते हैं, है ना, 2 में बांट दिया गया। तो इसमें कौन से क्षेत्र में है, तो हिमालय जो है उसका सारा डिवीजन याद करके जाना ढंग से, और उसमें जितनी भी फेमस पीक्स हैं वो कौन कौन से में आ रही है। देखो मैंने यूपीएससी का क्यों बताया आपको, इसलिए बताया क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन स्टेट में ले लिए जाते हैं। देखो यहाँ पे हम पीवाईक्यू का एनालिसिस कर रहे हैं, अगर किसी को बोरियत हो रही हो तो वो 2x पे चला के देख ले। हम यहाँ पे सिर्फ पीवाईक्यू जो है वो सिर्फ टिक करवा के आगे बढ़ने वाला काम नहीं है, एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टाइप के सवाल जो है आगे बनने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं बहुत ही क्षमा चाहूँगा उन लोगों से जिनको ये लग रहा होगा कि ये लेक्चर थोड़ा बोर हो रहा है। ऑल्दो ये बोर नहीं है, इससे फ़ायदा आपका ही होगा, आगे आपको एग्जाम में पता चल जाएगा इसका क्या फ़ायदा होगा। तो यूपीएससी से स्टेट बोरो कर लेता है क्वेश्चन, स्टेट से वनडे वाले एग्जाम्स जो होते हैं बोरो कर लेते हैं। तो जो आपका 40 से 60% क्वेश्चन होते हैं ना, तो आप जो है अदर जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, जैसे जीएस है, सेम ही है, तो एक बार सिर्फ पढ़ के चले जाओ ना, क्योंकि ये पढ़ना फिर भी आसान है एक अच्छी खासी मोटी बुक पढ़ने से, कि सारे एग्जाम पेपर जो हैं पिछले 1-2 साल के यूपीएससी का एनालाइज कर लिया, फैक्ट रट लिया। ऐसा नहीं है कि थोड़ली एनालाइज करके जा रहे हो, वो तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। स्टेट पीसीएस जैसे यूपी पीएससी का जो आपका सिविल्स वाला है वो देख लिया, ठीक है, लेखपाल वाला देख लिया जो अभी हो गया था, पीछे जितने एग्जाम हो गए हैं, सीडीएस एनडीए वाला देख लिया। क्योंकि देखो जीएस तो आ ही रही है, जीएस एटलीस्ट देख के चले जाओ, जीएस और दूसरा क्या है आपका करंट अफेयर, ये देख के चले जाओ। क्योंकि क्वेश्चन बैंक आपका जब बन जाता है ना तो क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, कुछ हमेशा नया तो नहीं हो रहा है ना। ज्योग्राफी जो है वो तो है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है ज्योग्राफी, वो तो उतनी ही है ना जितनी मेंशन है। अब उससे कितना नया खोजोगे भाई, टॉपिक वही रहेगा, बस क्वेश्चन जो है घुमा के कान पकड़ने वाली बात होती रहेगी। इतना समझ में आ रहा है आपको? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अरे क्वेश्चन कह रहे थे चलो प्रमोशन कर ले थोड़ा सा। देखो भाई थोड़ी मदद तो करनी पड़ेगी यहाँ पे आपको, और आपके भले के लिए है। पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, बार बार खैर मैं बोल ही चुका हूँ, तो आप देख लेना। ये इंस्टाग्राम का हैंडल है आपका, आपका अपना चैनल है अल्फा प्रोटोन, उसका इंस्टाग्राम का हैंडल है, तो ये देख लेना, फॉलो वॉलो कर लो यार, और फैक्ट मिल जाएंगे यहाँ पे, थोड़ी आसानी आप लोगों को हो जाएगी। डेली फैक्ट पोस्ट होते हैं यहाँ पे, तो जितनी देर आप अगर इंस्टाग्राम चलाने के तो सभी लती होते हैं, दिन में एक बार जाके देख लिया, 1-2 पोस्ट होंगी, वो जाके वहाँ से आपको नोट्स बना लो या फिर स्क्रीनशॉट रख के रख लो। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पोस्ट करता हूँ मैं वहाँ पे। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन क्या है, रामसर साइट। देखो रामसर साइट्स जो हैं करंट अफेयर में भी चल रहा है, जितनी नई ऐड हुई हैं घोट के पी लो, और यूपी में जितनी है वो तो क्या है छोड़नी ही नहीं है, करके जाओ। क्यों? क्योंकि यूपी स्पेशल से भी मैच होगा आपका, एनवायरमेंट से भी मैच हो रहा, ज्योग्राफी से भी मैच हो रहा, ठीक है। रामसर साइट, रामसर साइट से रिलेटेड कन्वेंशंस, ठीक है, कोई भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि उसका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके पढ़ो। चलो तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं विद रेफरेंस टू व्हाट, पार्वती अर्गा रामसर साइट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। पार्वती अर्गा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है, यह एक पक्षी अभ्यारण्य है। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बिल्कुल डाउट रहेगा, भाई साहब आता ही नहीं है, क्या करा जाए, ठीक है, तो बहुत कम, देखो स्टेट वाले क्वेश्चंस में बहुत कम ऐसा चांसेस होता है कि ये वाला ऑप्शन सही हो, ठीक है। तो अब आपकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 3 में से अटेम्प्ट करने की। अगर रिस्क ले सकते हो एंड मोमेंट पे तो ले लेना, वरना देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर ऐसी दोनों सही होंगे। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी है। कितने हेक्टेयर में है? 722 हेक्टेयर में है,
फरवरी 2020, तो कहाँ से आ गया ये देखो, ये करंट से रिलेट, करंट और जियो, जियो एनवायरनमेंट का मिक्सचर बना के दे दिया, मैं अभी कह ही रहा था आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से, करंट से उठा दिया। रामसर साइट घोषित किया गया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, कितने सर्वाधिक, एक क्वेश्चन ये पढ़ सकता है कि कौन से स्टेट में सर्वाधिक रामसर साइट है, तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है। देश में मार्च 2022 तक कुल 49 आर्द्र भूमि रामसर साइट्स हैं। ठीक है, फरवरी 2022 में देश की 48वीं व 49वीं रामसर साइट बखीरा वन्य जीव अभयारण्य व खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को घोषित किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, जितनी भी रामसर साइट हैं यूपी में 10 हैं, वो सबके नाम और लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन, आ गया ना ये रिवर बेसिन से सवाल, इज द लार्जेस्ट एरिया। तो यहाँ पे क्या है देखो, गंगा जी नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आती गंगा जी, तो अभी क्या आएंगी यहाँ पे, महानदी, क्योंकि गंगा के बाद महानदी को आपको क्या, महानदी को ही बोलते हैं मेरे ख्याल से, महानदी या गोदावरी में से एक है कि जिसे दक्षिण की गंगा बोलते हैं, जहाँ तक ख्याल है महानदी को बोलते हैं। अगर मैं गलत हूँ तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा, गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। आंसर देखते हैं इसका, तो महानदी नदी घाटी बेसिन इतने वर्ग किलोमीटर है के साथ सबसे बड़ी है, कावेरी का इतना है और नर्मदा का इतना और ताप्ती का आपको ये दे दिया गया है। ये महानदी का आपका बेसिन का एरिया है, कहाँ कहाँ से निकल के जा रही है देख लीजिएगा। और इससे क्या होता है कि गंगा जी और यमुना जी के किनारे बसे हुए शहर, वो भी एक बार देख लीजिएगा। लेक बालाकाश झील, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का सवाल है, कहाँ पे है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान। अटेम्प्ट कीजिए इसको। और एक और देख लीजिएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री, ठीक है, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन जो है वो लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड कंट्री मतलब क्या है कि जिसके चारों तरफ जो देश हों वो स्थल हो, कोई भी वो सागर से, सी ओशियन से कोई भी अपनी बाउंड्री शेयर ना कर रहा हो। जैसे इंडिया है आपका, इंडिया आपका 3 साइड से सी से घुरा हुआ है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, तो ये लैंडलॉक्ड नहीं हुआ। और आपको एक मैं एग्जांपल दे दूं, नेपाल लैंडलॉक्ड है, क्योंकि देखो इधर आपका चाइना और इधर आपका इंडिया लगता ही लगता है, बिल्कुल लैंडलॉक्ड है। ऐसे ही भूटान लैंडलॉक्ड कंट्री है। ऐसे ही इसमें आप देख लीजिए कि कौन सी होगी। आंसर देखते हैं कि बालाकाश झील जो है वो कजाकिस्तान में स्थित मध्य एशिया की सबसे बड़ी झील है, जो कि 17,000 वर्ग किलोमीटर में फैली है, तथा इसके उत्तर में क्या है, कारागांडा कोचला बेसिन क्षेत्र है। इस झील का बेसिन 2 देशों कजाकिस्तान और चीन के बीच साझा करता है, तथा यह झील एक एंड्रोइक बंद बेसिन है। मतलब क्या है कि यहाँ पे नदियाँ आके इसमें मिल जाती है। और एक और का नाम आपको बताना है, एक और ऐसी ही है, ठीक है, उसका नाम कमेंट सेक्शन में सर्च करके डालो। यह एशिया की तीसरी और विश्व की 15वीं सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ आप मैप में देख लेंगे, ये क्या है, कजाकिस्तान है, और ये क्या है, चाइना है, और ये आपकी बालाकाश लेक है, और यहाँ से निकलने वाली नदियाँ। आगे बढ़ता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट फाउंड इन मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ठीक है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में इनमें से कौन सा जो ट्री है, ठीक है, कौन सा ट्री है वो नहीं पाया जाता है। अब ये देख लो कि मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट की बात आ गई है, तो इसका नाम क्यों पड़ा होगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की वजह से पड़ा होगा। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट कौन सा क्लाइमेट होता है, जो मेडिटेरेनियन सी के आसपास जो क्लाइमेट होता है उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोल देते हैं। और इससे मिलता जुलता क्लाइमेट वर्ल्ड में जहाँ होगा, एक नाम दे दिया गया, उसको मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोल दिया जाएगा। तो मेडिटेरेनियन सी के आसपास का आप जो है वो कंट्रीज याद कर लेना, जितने भी पॉपुलर सीज हैं उनके आसपास के, और जितने भी विश्व की बड़ी लेक्स हैं, जैसे विक्टोरिया लेक हो गई, तो उससे कौन कौन बॉर्डर शेयर कर रहा है, ठीक है, तो ये सब देख लेना एक बार। तो यहाँ जहाँ तक का मेरा ख्याल है कि सागौन नहीं मिलता, सागौन अपने यहाँ पे मिलता। हाँ, तो सागौन है, देखो सागौन वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता, बल्कि उष्ण कटिबंधीय वनों में पाया जाता है। ओक, चेस्टन, जैतून भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। भारत में उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वाले वन बहुतायत में पाए जाते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं
जहाँ वर्षा जो है वो 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वर्म गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां, पतझड़ उन्हें कहते हैं जो गर्मी के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा दे। ठीक है, मानसूनी वन भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि मानसून होने के बाद फिर से इनकी पत्तियां जो है वो लशी ग्रीन हो जाती हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे व सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागवान, शीशम, चंदन आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों में विस्तृत हिमालय के गिरिपथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा मध्य प्रदेश में ही पाया जाता। आगे बढ़ता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए पार्ट ऑफ मिडल ईस्ट? मिडल ईस्ट का जो है वो पार्ट नहीं है। तो जिस टाइम पे ये एग्जाम आया था उस टाइम पे मिडल ईस्ट में डिस्टर्बेंस चल रही थी, सीरिया वीरिया को लेके कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। तो ये करंट अफेयर और उसमें हमेशा कंटेम्प्रेरी इशू और ज्योग्राफी से रिलेट करके इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया। तो आप जो है देखिए कि मिडिल ईस्ट का जो हिस्सा कौन सा नहीं होगा। तुर्की तो है भाई साहब, जॉर्डन भी है, सीरिया भी है, लेबनान भी मिस्र का मिडिल ईस्ट का ही हिस्सा है। मिडिल ईस्ट में आपका ये मिस्र वाला है, और तो इजराइल भी आपका मिडिल ईस्ट का ही है। लेबनान तो है ही है। क्या बचा? क्या कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि सारे ही हैं मिडिल ईस्ट के। देखते हैं, हाँ देखो प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही है। मध्य पूर्व देश में शामिल जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, साइप्रस है। तो यहाँ देख लेंगे टर्की आपका यहाँ होगा मिडिल ईस्ट में। ये देखो मेडिटेरेनियन सी की बात हो रही थी, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। इस शेयर बॉर्डर शेयर करने वाले कंट्रीज़ के नाम याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार आया हुआ स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में भर भर के पूछा गया है ये। तो कर लेना, कैस्पियन सी और अरेबियन सी के आसपास स्वेज कैनाल का एक बार देख लेना। ठीक है, कहाँ से गुजरती है? यहाँ से गुजरती है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को आपस में कनेक्ट करती है, ये देख लेना। हॉर्न और अफ्रीका में सबसे ऊपर का जो वो है सींग है, वो कौन सी कंट्री है, ये देख लेना, बहुत बार पूछा गया। तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो हम कहाँ पे थे? यहाँ थे। सीरिया, इराक देख लेना एक बार, ये सारी कंट्रीज़ हैं, स्क्रीनशॉट रख लेना इसका। आगे बढ़ता है कि विद रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया, आ गया लेक विक्टोरिया भाई साहब। इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है लेक विक्टोरिया से रिलेटेड। विक्टोरिया भाई साहब थी आपकी लंदन की महारानी, है ना, ग्रेट ब्रिटेन। काहे का ग्रेट? ग्रेट ब्रिटेन की जो महारानी थी वो विक्टोरिया जी थी। और जहाँ पे भी इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया ब्रिटेन ने उस टाइम पे, तो वहाँ की आजू बाजू की चीज़ों के नाम जो है ये अपने नाम पे जो है धड़ाधड़ धड़ल्ले से रखने लग गए थे। वरना अफ्रीका में के होने के बाद इसको लेक विक्टोरिया क्यों ही कहा जाता। चलो तो आगे देखते हैं क्या है। द लेक इज सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज, 4 कंट्रीज से घिरी हुई है। इट इज सिचुएटेड इन अफ्रीकन रिफ्ट वैली, ये तो नहीं होगा। तो सराउंडेड बाय 4 कंट्रीज और अफ्रीकन रिफ्ट वैली में भी हो सकता है। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा यह दुनिया की सबसे बड़ी उष्ण कटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों से जुड़ी हुई है, केनिया, तंजानिया और युगांडा। मेरे दिमाग में रवांडा भी था। जबकि इसका प्रसार बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। प्रसार विस्तृत है, अब देख लो। इसे डार्विन ड्रीम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित नील नदी इस झील से निकलती है। देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है नाइल, ठीक है, सबसे बड़ी नदियों में से एक नदी है नाइल रिवर आपकी। और नाइल भी 2 हिस्सों में जो है आपकी विभाजित है। कमेंट सेक्शन में बता देना कि कौन कौन से 2 हिस्से हैं। एक तो ब्लू नाइल मैं ही बता देता हूँ आपको, एक दूसरी बता देना। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रथम झील कौन सी है आपकी? सुपीरियर झील है। कहाँ है सुपीरियर झील? कमेंट सेक्शन में बरसात कर दो कमेंट की कि कहाँ है सुपीरियर झील। ओके, तो ये मैप है, देख लीजिए, केनिया, तंजानिया, युगांडा। आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू अलास्का विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अलास्का के संदर्भ, अलास्का की स्टोरी बहुत गजब है दोस्त। कौन सा कथन सही होगा? इट इज़ अ ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट वॉज परचेज्ड फ्रॉम रशिया इन 1867। यार यहाँ पे ना बहुत दिक्कत हो जाती है। ऑल्दो ये मेरे ख्याल से जहाँ तक की बात है कि सही है, अमेरिका का पार्ट है, ये भी सही है। और ऑयल प्रोड्यूसिंग है, ऑयल भी प्रोड्यूस करता है, आपका नेचुरल गैस भी प्रोड्यूस करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो जहाँ तक है इसका आंसर सी होना चाहिए। आंसर सी है। देखो, अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यह तेल उत्पादन, प्राकृतिक गैस तथा मछली
पकड़ना यहाँ का मुख्य वो है। अमेरिका ने इस क्षेत्र को 1867 सड़सठ ही कहेंगे ना, 1867 में रूसी साम्राज्य से, उस टाइम पे क्या था, यूएसएसआर था, तो रूसी साम्राज्य कह दिया गया। महज कितने, 7.2 मिलियन डॉलर में खरीद लिया गया था। तो इसकी स्टोरी क्या है ना, देखो मैप में देखते हैं कि ये है आपका अलास्का, ये आपका पूरा हिस्सा आएगा अलास्का का। इसके बाजू में क्या है, कनाडा, बगल वाला बाजू नहीं, बस जस्ट बाजू वाला बाजू, ठीक है, पड़ोसी कनाडा है। तो यहाँ था रशिया। अब ये देखो, अगर आज अलास्का रशिया के हाथ में होता ना, तो रशिया की होती मोजा ही मोजा, यूएसएसए के बहुत करीब तक होता ये, यहाँ पे अपनी बेस स्थापित कर सकता था। उस टाइम पे देखो रशिया ने बेचा भी क्यों ना, इसका एक मसला है, रशिया लैंड मास में बहुत बड़ा कंट्री है, उसको इसका फायदा वैसे भी नहीं हो पा रहा था, यहाँ वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, बर्फ से ढका रहता है ये पूरा टाइम। तो यहाँ पे वो कुछ, मतलब उसके लिए ये था कि जब तक क्या हुआ था ना कि ऑयल की खोज नहीं हुई थी इस रीजन में, तो उसे लगा ये वेस्ट है, इसने बेच दिया। अमेरिका अमेरिका लेना चाह रहा था, कनाडा के पास है, रशिया के पास हो जाता तो अमेरिका के पास पैसा था भाई साहब, अमेरिका लेना चाह रहा था, अमेरिका ने खरीद लिया, रशिया ने इसे मतलब औने पौने दाम पे बेच दिया। तो आज भी ये रशिया के ब्लंडर्स में से एक है। आगे बढ़ते हैं कि विद रेफरेंस टू इंडोनेशिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इंडोनेशिया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इट कंप्राइजेज ओवर क्या, देख रहे हो आइलैंड, आंखें खुल जाएंगी, इतने आइलैंड है। इट हैज ओवर 150 एक्टिव वोल्केनो। तो देखो भाई, हमें इतना तो पता है कि ये जो है रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर क्या होती है, रिंग, RING, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। तो उस पे स्थित है। रिंग ऑफ फायर क्या कहते हैं कि एक पट्टी है, ठीक है, उस पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है, मान ली गई है। बेसिकली ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, जब मैं ज्योग्राफी के लेक्चर लूंगा उसमें बताऊंगा कि कैसे क्या फिनोमेना होता है, ठीक है। तो उस पे है, तो वोल्केनो तो है और आइलैंड भी बहुत ज़्यादा है, तो करो टिक कौन सा होगा, मुझे तो ये लग रहा है सी। देखो सी है। इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलुड़ और माउंट मेरापी है आता है, दोनों कथन सत्य है। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओनेशिया में स्थित है, एक विशाल देश है जिसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है, से नूंसतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी हुए विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। देखते हैं क्या है इंडोनेशिया। अब ये देखो कितने सारे द्वीप और द्वीप समूह है, सॉरी हिचके आ रही है। तो ये इतने छोटे 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 द्वीप हैं, ये सब मिला के 15,000 बैठ जाते हैं, इससे ज़्यादा ही बैठते हैं सर। अगला क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू, विद रेफरेंस टू व्हाट, राइन रिवर इन यूरोप, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है, राइन रिवर इज एन इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी ऑफ नॉर्दर्न जर्मनी। देखो जर्मनी में तो है। पोर्ट ऑफ रोटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर, तो ये तो सही है। दैट मीन्स क्या है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जहाँ तक क्या है कि सी आंसर मुझे लग रहा है, देखते हैं। बहुत ही बुरी तरह फेल होते हुए आपके सर जानबूझ के किया है, क्योंकि कई बार एग्जाम में आप लोग भी ऐसे ही फेल होंगे, सॉरी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। रोटरडैम बंदरगाह राइन रिवर के मुहाने पर स्थित है, लेकिन नदी जो है उत्तर जर्मनी में नहीं बल्कि कहाँ, पश्चिम जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ देखो जर्मनी तो पता था कि जर्मनी में है, लेकिन यहाँ पे भी क्या है कि नॉर्थ जर्मनी है, या इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ तक की बात है कि ये कहाँ से है, जर्मनी के इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ठीक है। यह स्विस आल्प्स, एल्प्स के जो पहाड़ है में उच्च स्रोत से निकलने के साथ उत्तरी सागर के मुहाने पर स्थित रोटरडैम बंदरगाह तक लगभग 1,300 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मैप में देखेंगे, ये आपका नीदरलैंड है, ये आपकी जर्मनी, और ये जूरिच बेसल स्विट्जरलैंड,
निकलना ही है। तो आज के लिए इतना ही। होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। ऐसे और लेक्चर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।